गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11 व्यावसायिक शोधों का लेखांकन। यहाँ पर चैप्टर का नाम है व्यावसायिक शोधों का लेखांकन। 11वीं क्लास लेखांकन। ठीक, सबसे पहले देखिए आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 दे रखा आपको। उसमें क्या दिया हुआ है आपको, देखिए निम्नलिखित सौदा का प्रभाव संपत्तियों तथा दायित्वों पर किस प्रकार पड़ेगा। मतलब निम्नलिखित सौदों का प्रभाव संपत्तियों तथा दायित्वों पर किस प्रकार से पड़ेगा। जैसे मान लो आपने नगद क्रय किया है ना, फर्स्ट पॉइंट आपका नगद क्रय, आपने नगद क्रय किया मतलब नगद माल खरीदा। आपने क्या किया, नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा। नगद क्रय, क्रय मीन्स क्या होता है, खरीदना। आपने नगद माल खरीदा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके सामने स्वरूप भी दे रखा है, क्रमांक के सूदों का प्रकार और उसका प्रभाव। आपने क्या किया, यहाँ पर नगद माल खरीदा। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कैसा प्रभाव उसका पड़ेगा। सबसे पहले आपने देखिए नगद माल खरीदा है तो आपके पास क्या है, रोकड़ गई। क्या गई, रोकड़ मतलब रुपया गया आपके पास से, रोकड़ गई। उसके बदले आपके पास में क्या है, माल है। उसके बदले आपके पास क्या है, माल है। तो प्रभाव क्या पड़ेगा कि व्यापारिक रहतिया, रहतिया मतलब स्टॉक होता है, रहतिया मीन्स स्टॉक, रहतिया मतलब होता है स्टॉक, रहतिया। एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर आपको 3.18 में दे रखा आपको। इसमें क्या होगा कि व्यापारिक रहतिया बढ़ जाएगा तथा रोकड़ कम हो जाएगी। कैसे, देखिए आपने यहाँ पर नगद माल खरीदा, आपके पास से रोकड़ गई, रुपया गया। उसके बदले आपके पास क्या है, माल है, स्टॉक। तो आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा और आपकी जो रोकड़ है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। आपकी रोकड़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी रोकड़ जो है वो कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है आपका सेकेंड पॉइंट दे रखा आपको उधार क्रय। आपने क्या किया, यहाँ पर उधार क्रय, उधार क्रय मतलब क्या, आपने क्या किया, यहाँ पर उधार माल खरीदा। आपने क्या करा, यहाँ पर उधार माल खरीदा। उधार क्रय मीन्स क्या होता है, आपने उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा है। तो यहाँ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपके पास रोकड़ नहीं है क्योंकि आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहाँ पर उधार माल खरीदा है ना। तो आपके पास माल बढ़ेगा, आपके पास क्या आएगा, माल आएगा। तो आपके पास स्टॉक आपका बढ़ जाएगा, स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। बट आपकी रोकड़ कम नहीं होगी यहाँ। क्यों नहीं रोकड़ कम होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर उधार माल खरीदा। तो आपके क्या हो जाएंगे, लेनदार बढ़ जाएंगे। तो बढ़ जाएगा, लेनदार बढ़ जाएगी। ये देखिए स्टॉक बढ़ जाएगा आपका और आपके लेनदार भी बढ़ जाएंगे। लेनदार मतलब आपको कभी ना कभी पैसे चुकाना है, ठीक है। लेनदार, आप लेनदार हो गए, सामने वाला लेनदार हो गया, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा प्लस आपके लेनदार बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट दे रखा आपको लेनदारों को भुगतान। क्या किया आपने, लेनदारों को भुगतान, लेनदारों को भुगतान। आपने लेनदारों को भुगतान किया। जैसे मैंने कहा है कि आपने उधार माल खरीदा था, आपके पास
पास में क्या हुआ था, यहाँ पर लेनदारों को भुगतान, आपने लेनदारों को पैसे चुकाया, आपने उधार माल खरीदा था, आपके पास स्टाफ बढ़ा प्लस आपके लेनदार बढ़े। अब आपने क्या किया, लेनदारों को आपको भुगतान किया है, तो लेनदारों को भुगतान किया है तो क्या होगा, यहाँ पे लेनदारों को भुगतान किया आपने तो रोकड़ कम हो जाएगी तथा लेनदार दायित्व भी कम हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, रोकड़ आपकी कम हो जाएगी। देखिए आपने लेनदारों को भुगतान किया, मतलब आपने क्या किया, रुपए रोकड़ दिया है ना, आपने क्या उसको रोकड़ चुके, रोकड़ चुके यहाँ पर, तो आपकी एक तो रोकड़ कम हो जाएगी, आपकी रोकड़ क्या हो गई, कम हो गई। दूसरा आपके लेनदार भी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके लेनदार आपको 10,000 रुपये के लेनदार है, आपको 10,000 रुपये चुकाना है आपके लेनदार को, तो आपने क्या किया, 10,000 चुका दी, आपकी रोकड़ कम हो जाएगी क्योंकि आपने मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, उसमें से आपने 10,000 रुपये लेनदार को चुका दिए, आपके पास कितने बचे, 90,000। एक तो आपकी क्या हो गई, रोकड़ कम हो गई, ये रोकड़ आपकी क्या हो गई, कम, प्लस आपने 10,000 लेनदार को चुकाए, तो 10,000 आपने लेनदार को चुका दिए तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा है ना, मतलब आपके लेनदार में क्या हो गया, कम हो, जो आपके 10,000 रुपये मांग रहे थे वो भी कम हो, तो लेनदारों को भुगतान किया। थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यवसाय के स्वामी द्वारा नगद आहरण। जो व्यवसाय का जो स्वामी है, व्यापार का जो स्वामी है, जो मालिक है, उसके द्वारा नगद आहरण, आहरण का मतलब होता है, आहरण हमेशा निजी कार्य के जो पूंजी निकाल लेता है उसे आहरण कहते हैं। आहरण का क्या मतलब होता है, अपने आहरण का ये मतलब होता है आहरण, ठीक है। आहरण का मतलब होता है कि व्यापार का स्वामी, व्यापार का स्वामी, व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार में से, व्यापार से माल या रोकड़, माल या रोकड़ निकाल लेता है, उसे क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए चाहे वो रोकड़ निकाल रहा हो या माल निकाल रहा हो, निकाल लेता है, उसे आहरण करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ये आहरण की मीनिंग है, ठीक। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए आहरण कर लेता है ना। फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे, व्यवसाय के स्वामी द्वारा नगद आहरण। क्या दे रखा आपको, व्यवसाय के स्वामी द्वारा नगद आहरण। आहरण मतलब मैंने अभी आपको बताया कि निजी उपयोग के लिए जो माल निकाल लेते हैं उसे आहरण करते हैं। अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, रोकड़ बढ़ जाएगी तथा पूंजी आपकी घट जाएगी। क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें से, रोकड़ बढ़ जाएगी और आपकी पूंजी घट जाएगी। अब क्या क्या है कि व्यापार के स्वामी द्वारा नगद आहरण मतलब रोकड़ निकाली या माल निकाले, तो उसके पास क्या जाएगी, या तो रोकड़ बढ़ जाए, रोकड़ आ जाएगी, या माल, रोकड़ या माल, ये बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए आप बैंक से नगद रुपया निकालो, नगद रोकड़ निकालो तो आपके पास पैसा आता है ना, तो आपकी रोकड़ क्या होगी यहाँ पर बढ़ गई। लेकिन आपकी जो पूंजी है, मान लो आपकी पूंजी है 1 लाख रुपये, आपकी पूंजी 1 लाख रुपये आपकी पूंजी, ठीक है, उसमें से व्यापार के स्वामी ने 10,000 रुपये अपने पर्सनल काम के लिए, निजी उपयोग के लिए निकाल दिया। निजी उपयोग के लिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये पूंजी है ना, और व्यापार के स्वामी ने 10,000 रुपये अपने निजी उपयोग के लिए, पर्सनल काम के लिए निकाल लिए, तो आपकी पूंजी कितनी बन जाएगी यहाँ पर, 90,000। आपके पास 90,000 मतलब आपकी पूंजी घट गई, बट आपकी रोकड़ क्या 10,000 रुपये से बढ़ गई। क्या हो गई, 10,000 रुपये से बढ़ गई। तो व्यापार के स्वामी द्वारा नगद आहरण करने पर एक कंडीशन बनती है, प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको, लेनदारों के देय उपपत्र स्वीकृत किए। लेनदार है, लेनदारों के देय
विपत्र, लेनदारों की देय विपत्र स्वीकृत की, स्वीकृत की, लेनदारों की देय विपत्र स्वीकृत की। देखिए लेनदार की जो दो देय विपत्र थे उसे स्वीकृत किए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके इसमें? देखिए आपने इसमें इधर इसका सॉल्यूशन भी दे रखा, हल भी दे रखा है। देय विपत्र में वृद्धि हो जाएगी तथा लेनदार में कमी हो जाएगी। आपने क्या किया, लेनदारों के देय विपत्र आपने स्वीकृत किया, देय विपत्र आपके पास आए कि आपके पास आया यहाँ पर देय विपत्र, इससे क्या होगा, देय विपत्र ये आपके बढ़ जाएंगे, है ना, ये आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन लेनदारों में कमी है क्योंकि आपके पास जो पैसा गया, आपके जो लेनदार थे उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। आपके पास देय विपत्र बढ़ जाएंगे बट लेनदार में आपके कमी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया रखा आपको, नेक्स्ट पॉइंट अदत्त वे, 6 पॉइंट है आपका अदत्त, अदत्त वे, अदत्त वे। अदत्त वे का मतलब होता है, अदत्त वे का मतलब होता है बाकी बकाया, ये क्या चलता है, अदत्त, बाकी बकाया अदत्त। और अदत्त वे के अंतर्गत क्या क्या आता है, मजदूरी, मजदूरी आ गई, वेतन आ गया, किराया आ गया, किराया एक इसके अंतर्गत आता है, अदत्त वे के अंतर्गत आता है। बाकी बकाया अदत्त वे को बाकी भी बोलते हैं, बकाया भी बोलते हैं, बट अदत्त वे के अंतर्गत मजदूरी आ गई। मान लीजिए आपके यहाँ पर मजदूर काम, उसकी मजदूरी बाकी, किसी का आपने वेतन नहीं दिया, या फिर किसी के यहाँ रेंट किराए से आप ले रहे हो, उसका रेंट का किराया नहीं किया, ये सारे अदत्त वे के अंतर्गत आते हैं। अब अदत्त वे का इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है, यहां पर देखिए क्या हुआ, अदत्त लेनदार आपके बढ़ जाएंगे तथा आपकी पूंजी घट जाएगी। देखिए लेनदार बढ़ गए तो पूंजी घट गई, कैसे, यहां पर लेनदार और ये पूंजी, लेनदार और ये पूंजी, लेनदार क्यों कम जाएगी, मैंने अभी कहा अदत्त का मतलब होता है मजदूरी किसी को आपने चुकाई, आपकी मजदूरी बाकी है, वेतन बाकी, किराया बाकी है, मतलब आपके लेनदार क्या हो गए, बढ़ गए, लेनदार क्या सीधी सी बात बढ़ गए, और आपकी पूंजी कम क्यों हो जाएगी, कभी ना कभी इन लोगों को आपको पैसे चुकाना है, रुपये चुकाना है, रोकड़ चुकाना है, तो आपकी पूंजी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी पूंजी यहाँ पर कम हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, साझेदार का ऋण उसके पूंजी खाते में परिवर्तित करना। साझेदार का ऋण उसके पूंजी खाते में, साझेदार का ऋण उसके पूंजी खाते में परिवर्तित करना, क्या करना, परिवर्तित करना। साझेदार का जो ऋण है, जो साझेदार जैसे पार्टनर है, मान लीजिए आप एक आपका बिजनेस व्यापार है ना, तो साझेदार किसे बोलते हैं, अगर आप सेल में करते हो तो कोई साझेदार नहीं, एक से अधिक होता है, एक से अधिक होने पर जैसे 2 है तो साझेदार कहलाते, 3, 4 जितने भी साझेदार हो सकते हैं तो साझेदार कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि साझेदार का जो ऋण था उसके पूंजी खाते में परिवर्तित कर दिया, साझेदार का ऋण उसके पूंजी खाते में परिवर्तित कर दिया, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, पूंजी में वृद्धि हो जाएगी तथा ऋण में कमी हो जाएगी। अब जो साझेदार ने ऋण लिया था, है ना, तो उसमें क्या होगा, उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। देखिए आपने अगर रुपया उसके पूंजी खाते में डाल दिया तो आपकी पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपके ऋण सीधी सी बात ये घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के आपको लेखांकन समीकरण बनाना है ना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके लेखांकन समीकरण में, एग्जाम्पल 6 था,
इसके बाद आपके जो जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट किए वो लेखांकन आपको समीकरण बनाना है। किस टाइप से बनाया जाता है लेखांकन समीकरण, क्या बनाना है आपको इसके बाद लेखांकन समीकरण के क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने है ना। तो लेखांकन समीकरण का क्वेश्चन इसका मैं प्रारूप आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले लेखांकन समीकरण में फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। इसका फॉर्मेट दे दो। इसका सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन जैसे लेन देन बोलते हैं, जैसे लेन देन क्या लिखना है आपको, आपने क्या क्या लेन देन किए उसका एक आपको प्रारूप बनाना है कि आपने क्या क्या लेन देन किए। ठीक, फर्स्ट आपका प्रारूप रहेगा लेन देन कि आपने क्या सौदे किए, आपने क्या लेन देन किए, उसका एक प्रारूप आपको बनाना है कि आपने क्या क्या सौदे किए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका एक फार्मूला रहता है ना। फार्मूले में क्या रहता है, जैसे मान लो सूत्र रहता है संपत्ति बराबर, संपत्ति का सूत्र देखिए मैंने पहले आपको ये सूत्र बताया। संपत्ति का सूत्र क्या रहता है, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये आपका सूत्र है। ठीक है, क्या क्या है, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये इसका सूत्र है। अब देखिए संपत्ति मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको संपत्ति, इसीलिए मैंने आपको प्रारूप संपत्ति का प्रारूप बताया था पहले भी, और दायित्व का प्रारूप भी मैंने आपको बताया था। संपत्ति का प्रारूप मैंने आपको बताया था और दायित्व का प्रारूप भी मैंने बताया था। क्यों बताया था कि देखिए जब भी आप लेखांकन समीकरण बनाओगे तो संपत्ति और दायित्व आपको पता होना चाहिए कि आपकी संपत्ति क्या है और आपके दायित्व क्या है। अगर आप संपत्ति नहीं पहचान सकते, दायित्व नहीं पहचान सकते, तो आप यहाँ पर दायित्व और संपत्ति नहीं बराबर कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने क्या लेन देन किया, यहाँ पर मान लो आपने लेन देन किया, आपने व्यापार स्टार्ट किया है ना, यहाँ क्या लिखोगे आप, आपने व्यापार प्रारंभ किया, लेन देन के लिए आपने व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया, मान लो कितने से 1000 रुपये सबने प्रारंभ किया, अपनी व्यापार प्रारंभ किया, इसकी जनरल एंट्री बनती है। ठीक है, तो आपके एक तो देखिए पूंजी, एक तो पूंजी हो गई, आपने व्यापार प्रारंभ किया, तो संपत्ति में क्या क्या आता है, जैसे मान लो रोकड़ आती है तो आपने रोकड़ लिखना पड़ेगा, प्लस और क्या आता है, स्टॉक आता है, स्टॉक लिखा, ये संपत्ति होती है। मान लो आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने फर्नीचर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, बराबर बराबर में आपने क्या दायित्व किए, जैसे मान लो लेनदार आ गया आपका ना, लेनदार दायित्व आते हैं। पूर्वदत्ता आपने वे के लिए हम पूर्वदत्त वे आ जाएंगे आपके, पूर्वदत्त वे, ये सारे लाइन आती है आपके आउटस्टैंडिंग अदत्त आ जाएंगे अपने यहाँ पे, क्या जाएंगे लेनदार अदत्त वे, जो बाकी बकाया रहता है अदत्त वे आ जाएंगे यहाँ पर, प्लस पूंजी। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको अभी फार्मूले में क्या ध्यान रखना है, लेन देन, क्या लेन देन की, जैसे मान लो आपने व्यापार प्रारंभ किया 1000 रुपये से। ठीक है, संपत्ति आ जाएगी आपकी संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये आपका सूत्र है। अब संपत्ति में क्या क्या है, जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे, मान लो आपने लेन देन के तो रोकड़ है, तो आपको रोकड़ लिखना है, आपके पास माल आया, आपका स्टॉक बढ़ गया, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ गया, है ना। आपको लेनदार है, आपके पास बकाया है, आप आदत पे लिख दोगे, लेनदार बाकी है तो लेनदार में अमाउंट शो करेंगे, है ना, और पूंजी है तो पूंजी में उसकी अमाउंट शो करेंगे, उसकी राशि शो करेंगे। ये लेखांकन समीकरण का ये फॉर्मेट है ना। और क्या क्या किस टाइप के ट्रांजेक्शन लेन देन होते हैं मैंने सारे आपको बता दिए इसमें, है ना। इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे उदाहरण नंबर 7 को पढ़ना है आपको। ठीक है, उसको देखना है कि किस टाइप से इसको सोल्व किया हुआ है। इसमें आपको आपके लिए व्यवसाय का अर्थ वो उसकी परिभाषा आपको लगानी है। व्यवसाय का अर्थ
व परिभाषा। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर का फर्स्ट पेज पर ही है ना, 3.1 पर व्यवसाय का अर्थ है, 3.1 पेज नंबर पर, पेज नंबर 3.1 और ये 3.2 है ना, पेज नंबर व्यवसाय का अर्थ और उसकी परिभाषा। और जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 6 करवाया था, उदाहरण नंबर 6, जो मैंने आपको उदाहरण नंबर 6 करवाया था है ना, जो अभी मैं आपको बताया कि क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है और इसका एक फॉर्मेट आपको दे रखा है, तो फॉर्मेट आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लर्न करना है, देखना है इसमें कैसे है ना। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, संपत्ति में रोकड़ आती है, स्टॉक आता, फर्नीचर, जो भी आपने लेन देन किए उसको आपको संपत्ति तरफ लिखना है। आपके दायित्व क्या क्या होते हैं, आपने क्या क्या किया, जैसे आदत आपका दायित्व होगा ना, लेनदार हो गए, पूंजी हो गई, ये आपके दायित्व, ये आपके होंगे। ओके,